नमस्कार दोस्तों, मैं एमआर तेतरवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, RTE एक्ट 2019 राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार एक्ट हम करने जा रहे थे, उसका पहला पार्ट हमने कर लिया है। तो अगर नए हो तो वो भी देखना दोस्तों, हालांकि कहीं से भी समझ आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम धारा याद करने वाले हैं और कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आधा घंटे का पहले वाला लेक्चर था, आधे घंटे का ये, 1 घंटे में पूरा RTE एक्ट हो गया दोस्तों। और ये जो PDF है, इसका एक फायदा हो रहा है दोस्तों, ये जो भी शॉर्ट नोट है मैं पढ़ाने के बाद टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ठीक इसी नाम से एग्जाम एम्पायर है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मैं सारा मटेरियल उस पर जो भी यहाँ पढ़ाता हूँ PDF फॉर्मेट में वहाँ डाल दूंगा, तो आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। आपने एक बार देख लिया तो 5 मिनट में आप एग्जाम से पहले रिवीजन करके जा सकते हैं, जो कि जरूरी भी आप सबको पता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों अध्याय 4। 3 अध्याय 11 धाराएं हम कर चुके थे। धारा 12 से अध्याय 4 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज सेकेंड पार्ट में। तो विद्यालय व शिक्षक के दायित्व दोस्तों अध्याय 4 में क्या कहा गया है कि विद्यालय का स्वरूप कैसा हो, लेट बाथ कैसे हो, स्नानघर हो के नहीं हो, रसोई घर हो के नहीं हो, खेल ग्राउंड कैसा हो, इन सब पे बात की गई है। साथ ही शिक्षक के दायित्व कि शिक्षक अपना समय पे सिलेबस करवाए, सही से क्लासें ले, सही से मटेरियल दे, जैसा कि आजकल कोचिंग वाले ज़्यादा करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट कम करता है ना, इसीलिए कोचिंग करनी पड़ रही है। तो देखिएगा दोस्तों, विद्यालय शिक्षक के दायित्व तो धारा 12 की बात आती है। और टॉयलेट की बात करते हैं भाई साहब, टॉयलेट आज भी सरकारी स्कूलों में आधे एक में मिलेंगे, अब बना हुआ भी ढांचा, पानी वानी तो छोड़िए आप। और बात की गई इस एक्ट में कि गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट होना चाहिए। भाई साहब हमारे ज़माने में तो ना, हम 1 किलोमीटर दूर जाते थे टॉयलेट करने, पेड़ वेड़ देखते थे कहीं पे, और जब तक वापस आते थे इंग्लिश का लेक्चर खत्म हो चुका होता था। तो वो दौर आपने भी देखा होगा, वो दौर मुझे पता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये माइक भाग रहा है भाई, आज क्या चाहता है पता नहीं है ना। तो देखिएगा धारा 12 क्या कहती है दोस्तों, 25% सीटों पर, मैंने पिछला रटवा चुका हूं दोस्तों मैं कि 10 रुपए देख के धारा 10 में मम्मी पापा स्कूल भेजेगी, जा भाई हमारा जुगाड़ खराब ना करा ना। और फिर 11 में पेरेंट्स ने कहा, धारा 11 में क्या है, पेरेंट्स ने कहा कि बड़े वाले को तो भेज दिया, छोटे वाले का क्या करे। तो 11 में फिर आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई, धारा 11। तो मैं धारा 11 तक पढ़ा चुका था, पिछला पार्ट में देखना दोस्तों, ठीक है। तो धारा 12 में क्या कही है, 25% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था। आप सबको पता है RTE एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें रिजर्व रखी गई है गरीब बच्चों के लिए, तो उसकी ये व्यवस्था की गई है दोस्तों। इसके बाद धारा, हालांकि कैसे व्यवस्था आप सबको पता है कि कैसे एडमिशन होते हैं, क्या फर्जीवाड़ा चलता है इसमें, आप सब वाकिफ हैं। धारा 13 क्या कहता है, अभिभावकों को कोई भी इंटरव्यू नहीं। जो ये एडमिशन करवाने आएंगे 25% सीटों पे या 100% सीटों पे, अभिभावकों से नहीं पूछा जाएगा कि भाई साहब तू क्या करता है, तुझे क्या बोलना आता है, क्या लिखना आता है, तू कितना कमाता है, किस जाति का है, किस धर्म का है, नहीं पूछा जाएगा ना। सीधा आओ एडमिशन करवाओ ना, पहले आओ पहले पाओ। तो अभिभावकों का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी कि वसूलते हैं ना कॉलेज वाले, ये ट्यूशन फीस, ये मतलब कैपिटेशन फीस है, ये कन्वेंस चार्ज है, ये नाश्ते का है, ये किताबों का है, ये बैग का है। भाई कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद देखिएगा धारा 14 क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेशन नो नीड। डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों उसकी जरूरत नहीं है। बच्चा कभी भी स्कूल आए उसको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिखाना जरूरी नहीं है कि मैं SC का ही हूँ, ST का ही हूँ, मुझे पढ़ा लो लिखा लो, भीख मांगे आके, नहीं भाई, वो उसका अधिकार है, वो लेके रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा 25% सीटों की व्यवस्था पहले की गई। फिर अधिभाग जब स्कूल पहुंचे तो उनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, और फीस के साथ ही कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है तो फिर भाई कब जा सकते हैं एडमिशन लेने। तो धारा 15 क्या बात कहती है कि प्रवेश की तिथि वैसे तो 30 सितंबर निर्धारित है, प्रवेश की तिथि 30 सितंबर निर्धारित है, लेकिन अब भाई साहब वो किसी काम में लग गया, सर्दी गर्मी बरसात में, उसको जब सूझा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि भाई इसको पढ़ाओ लिखाओ ना, तो पर वर्ष भर प्रवेश होगा। वो कभी भी आए, चाहे सर्दी गर्मी बरसात में, उठ के जब जागो तभी सवेरा, तो कभी भी एडमिशन हो सकता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो हर एक धारा में आराम से चीज़ें रिलेट करके आगे बताऊंगा आपको, हमारे जो हमने बचपन जिया है उसको भी हम रिलेट करेंगे आगे, ठीक है। तो नहीं हो तो लाइक कर दो भाई, है ना। तो किसी भी समय प्रवेश हो सकेगा। इसके बाद देखिएगा धारा 16 में प्रवेश हो गया। अब धारा 16 क्या बात करता है, भाई तुम ना तो फेल करोगे और ना ही निष्कासित करोगे, ना ही निष्कासित करोगे, मतलब स्कूल से भी नहीं निकालोगे। फेल करने का प्रावधान जैसे ही आप पास आउट हुए होंगे 8वीं 10वीं 12वीं, उसी टाइम ये प्रावधान हटा दिया गया था फेल करने का 8वीं में। और आपका पड़ोसी आप चाहते थे कि फेल हो जाए, पर ये प्रावधान ही नहीं रहा, तो आपको थोड़ी जलन तो हुई होगी। और ये आप ही की उम्र में हुआ था दोस्तों, आप सबको पता ही है, लगभग आप 20 22 25 के सब लोग होंगे, है ना। तो ना ही फेल और ना ही निष्कासित। निष्कासित मतलब बच्चा अगर इंग्लिश के टीचर को आई लव यू भी बोल देना तो उन बच्चों के निकालने का अधिकार नहीं है भाई,
कि स्कूल से निकाल दे, भाई ऐसा नहीं कर सकते ना। हालांकि प्राइवेट वाले तो टीसी देते नहीं है, कुछ ही बोल दो, है ना। अब धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 मतलब खतरा है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को दंड दिया जाएगा तो बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा, उनकी जान ले सकता है। तो बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है। धारा 17 में बात की गई है कि किसी भी प्रकार की कुटाई, चाहे डंडा हो, मुर्गा हो, खड़े हाथ करो, किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक भी नहीं दिया जाएगा कि कुछ कमेंट किया जाए उसको जाति सूचक शब्दों को लेके, धर्म को लेके। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जाएगा, बात की गई है किसमें? 17 में दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है 18। इसमें दोस्तों इसमें मुझे एक बात याद आती है बचपन की, बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं। हमारे टाइम में है ना, हमारी एक बैचमेट लड़की थी, उसको मैडम ने मुर्गा बना दिया, माँ खड़े हाथ करवा दिया ना, तो खड़े हाथ करवा दिया तो वो उसके दादा को लेके सर्दी में, मतलब सर्दी में बाहर आप सबको पता है हवाई चलती है सरकारी स्कूल में, आप बाहर, प्राइवेट में तो चलो जगह होती है, सरकारी में तो रूम से निकले कि खुला आसमान तो बाहर है ना, सर्दी में खड़े हाथ करवा दिए। तो वो जाके अपने दादा को बुला ले, दादा नाते मैडम को मुर्गा बना दिया वैसा तो ये घटना बड़ी, मैं छोटा सा था मुझे याद आती है। तो धारा 18 बिना मान्यता के स्कूल प्रतिबंधित। हाँ, ऐसा नहीं है कि घर की दुकान लगा ली कि हाँ चलो हमारा सिलेबस है हम अपने मर्जी से चलाएंगे, ऐसा नहीं है। धारा 18 में प्रतिबंधित किया गया कि भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, है ना। तो ये बात की गई इसमें, बिना मान्यता के स्कूल प्रतिबंधित हो गए। और धारा 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, देख लेना मेरे लाल ठीक से। विद्यालय के मानकों को पूरा करना, विद्यालय के मानकों को पूरा करना 19 में है, धारा 19। और विद्यालय के मानक क्या क्या हो देखिएगा दोस्तों। मानक का मतलब उसका स्वरूप क्या हो, क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार के हालात होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस टिन शेड लगा दिया, वहाँ ना पीने की व्यवस्था है ना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों भवन होना चाहिए, ऐसा भवन जो 24/7 जो काम करे, हर एक मौसम में, सर्दी के अनुकूल हो, बरसात में। ऐसा नहीं कि बस छाया तो हो रही है ऊपर वो लगा दिया पानी, मतलब चारे वाला, लेकिन बरसात में वो काम का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो भवन हो जो सर्दी गर्मी बरसात में काम करता हो। एक रसोई घर हो जहाँ पे दोपहर का खाना पकता हो। टॉयलेट हो जो महिला और पुरुष का, लड़के और लड़कियों का अलग अलग हो। हालांकि मैंने बताया कि आज भी नहीं है, आज भी लड़के जाते हैं जंगल देख के आते हैं और तब तक आते हैं जब तक मैथ का लेक्चर खत्म हो चुका। और बच्चे जानबूझ के उसी टाइम जाते हैं कि इंग्लिश वाला जो टफ लेक्चर होता है ना, उसमें टॉयलेट करने निकलते हैं। गुरुजी को भी पता है कि ये बहुत दूर जाके आएंगे, जंगल में पास तो है नहीं टॉयलेट की व्यवस्था, जब तक आ जाएंगे तब तक हम होता था ना बचपन में दोस्तों। हमारी तरफ कॉपी कर रह जाती थी, हर दूसरे महीने हमारे नाना जी दादाजी मर जाते थे पेट दर्द होना, ये आम बातें होती थी ना बचपन में, स्कूल में कुछ भी गलत करते थे, है ना। तो परफेक्ट टॉयलेट होगा। खेल ग्राउंड दोस्तों, खेल ग्राउंड की व्यवस्था होगी, लेकिन आजकल आप सबको पता है खेल ग्राउंड पे अतिक्रमण गांव के लोगों का चलता रहता है ना। 4 दीवारी होगी, मतलब सेफ्टी होगी, कोई आवारा सांड वहाँ पे ना घुस जाए, बच्चों की जान न ले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने 1st to 5th क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई कुत्ता, कोई आवारा पशु, सांड इससे ना घुस जाए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए 4 दीवारी की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप सबको मालूम है कि सरकार खुद ही इन सब की धज्जियां उड़ाती है ना। प्राइवेट स्कूल तो छोड़िए, सरकार अपने सरकारी स्कूलों में इन कानूनों की धज्जियां उड़ाती है खुलेआम। पीने के पानी की व्यवस्था हो आप सबको पता है, लेकिन इसके नाम पे एक हैंडपंप लगा दिया जाता है, चाहे इसमें खारा पानी आओ चाहे मीठा पानी आओ, वो बच्चों का भाग्य होता है ना। लेकिन बात की गई है कि पीने का शुद्ध सही ढंग का पानी होना चाहिए। लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी के नाम पे न्यूज़पेपर भी नहीं आता है सरकारी स्कूल में, लेकिन ऐसी बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इत्यादि इत्यादि और भी कई सारे मानक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये 19 की बात करता है। इसके बाद देखिएगा धारा 20 क्या कहता है। धारा 20 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा नए नियम बनाने की शक्ति। अब भाई साहब धारा 20 होगा भाई साहब, तो केंद्र सरकार जो है वो कहेगी कि मैं किसी भी प्रकार का इसमें नियम बना सकती हूँ, कोई भी एडवाइजरी जारी कर सकती हूँ, ये शक्ति केंद्र सरकार की है। इसके बाद धारा 21 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 21 कहती है 21 तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन कमेटी जो है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का गठन किया जाएगा ना, स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, देखिएगा। और उसके कितने सदस्य होंगे आप देख पा रहे हो, स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और उसके 16 सदस्य होंगे। अब 16 में से क्या क्या है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे लाल लाइक कर दो यार, है ना। तो 16 सदस्य, तो उनमें से 6 तो महिलाएं होगी, ध्यान रखना। और वो कौन होगा, जो अभिभावक होते हैं ना, ये पेरेंट्स टीचर वाला मामला की बात चल रही है ना। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जिसमें 6 तो है ना वुमेन होगी, एक SC/ST का कोई होगा, एक होगा जो किसका होगा, एक टीचर होगा, एक हेडमास्टर होगा, HM होगा, 2 विधायक द्वारा मनोनीत होंगे, विधायक अपने 2 गुर्गों को बैठा देगा वहां पे, है ना, ठीक है। और 4 अन्य होगा और एक वार्ड पंच होगा, उस जिस
वार्ड में वो स्कूल स्थापित है, उसका वार्ड पंच मेंबर की इज्जत की गई है यहाँ पे भाई, देख लीजिएगा कितना जरूरी होता है। तुम इज्जत नहीं करते, वार्ड पंच की बाकी सरकार कर रही है। प्रत्येक माह में एक बैठक होनी जरूरी है। इसमें ये बात की गई कि एक महीने में एक बैठक तो कम से कम बुलाओ और 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन करो, ताकि जो टीचर जो ये 16 सदस्य बन गए वो अपने आप को तूफान ना समझे, है ना। तो 2 साल में इनको बदलते रहो, ठीक है। और गणपूर्ति का मतलब होता है कि बैठक कब बुलाई जा सकती है, तो 1/6 सदस्य आना जरूरी है। इसका मतलब देख लीजिएगा, फिर मैं याद करवा रहा हूँ, 1/3 सदस्य का जरूरी है गणपूर्ति। मतलब 1/3 सदस्य क्या होगा, मतलब 6 सदस्य कम से कम। और अगर 6 महिलाओं ने भी कह दिया ना कि हम इसकी बैठक बुलाएंगे तो काम हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा इतना पावर देगा महिलाओं को। 6 महिलाएं अगर चाह लेना कि इसकी बैठक होनी चाहिए तभी हो जाएगी। बाकी चाहे हेडमास्टर जाए भाड़ में, टीचर जाए कहीं भी, वार्ड पंच साहब जाए घूमने, है ना, तो भी ये बैठक होके रहेगी अगर महिलाओं ने चाह लिया तो, ठीक है। तो ये धारा 21 की बात थी। आगे देखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है एग्जाम एम्पायर ज्वाइन करिएगा, ठीक है दोस्तों। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और लाइक को एक तो करते ही रहना है भाई, वो तो कहूंगा नहीं मैं। धारा 22 क्या कहती है, एसएमसी द्वारा विद्यालय का विकास। देखो भाई साहब, जो कमेटी बनी थी 16 सदस्य, वो विद्यालय का डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी। देखो भाई, जो सरकारें काम नहीं कर पाएगी वो ऐसे लोग कर पाएंगे जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। पर ये जो सपने दिखाए गए पढ़ लेते हैं ना। तो धारा 22 क्या कहती है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विद्यालय का विकास किया जाएगा, विद्यालय के लिए योजना बनाएगी कि कैसे कैसे विकास करना है, ठीक है। धारा 23 क्या कहती है, 23 क्या कहती है कि शिक्षक की योग्यता, पद, वेतन, सेवा शर्तें। ये बात करता है कि शिक्षक कैसा पढ़ा लिखा हो। प्राइवेट स्कूलों में जिसको मैथ अच्छे से आती है वो पढ़ाने लग जाता है ना, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि योग्यता हो उसमें, उसके कैसे कैसे पद हो, वेतन क्या हो, सेवा शर्तें क्या हो, इन सब की बात धारा 23 में दोस्तों। ये तुम्हारे काम की है, तुम तैयारी करे तो देख लेना। तुम धारा 23 के तहत योग्यता रखते हो, तुम्हारी अपॉइंटमेंट होगा, तुम्हारी सेवा शर्तें होगी, 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, आपको तनख्वाह कम मिलेगी, उसके बाद बढ़ जाएगी। तो ये तो 23 तो आप बुलाने में दोस्तों ना, क्योंकि तुम 2 से 3 हो जाओगे, फिर कैसे भी कर लेना ना। पहले तुम 2 हो गए, फिर 2 से 3 हो जाओगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि पैसे मिलेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिएगा धारा 24 है। धारा 24 क्या कहता है, शिक्षक के दायित्व। शिक्षक के क्या क्या दायित्व होने चाहिए, आप सबको पता है कि वो सही समय पर सिलेबस करवाए, सही कंटेंट प्रोवाइड करवाए, बच्चों से प्यार से बात करे, ठीक से समझाए, वो जो दायित्व है। तो 24 में दायित्व आ जाते हैं। इसके बाद आती है धारा 25 क्या कहता है, छात्र शिक्षक अनुपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई तो सबसे पहले हम आते हैं 1st to 5th क्लास, 1ली से 5वीं तक क्या रेशियो होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को संभालने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, आप सबको पता है। आप ऐसे ही देख लेना, एक तो आपके घर में बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। बड़ा तो अपने आप कर लेगा, लेकिन छोटा बच्चा पालना, उसको 2-3 साल का बड़ा करना, भाई साहब ये वो द्वंद्व है, वो युद्ध है जो बहुत बड़े लेवल पे लड़ा जाता है। छोटे से बड़े बच्चे को 5 साल का कर देना, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा काम है। देश चलाना इजी है, छोटे बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिएगा, जो इस दौर से गुजरेगा उनको तो पता ही है। तो 1st to 5th क्लास है, तो उसमें रेशियो क्या रखा है, 60 बच्चों पर 2 टीचर होना चाहिए, मतलब 30 पे 1 टीचर होना चाहिए। पूछा जाता है रेशियो, मेरे लाल, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधु, देख लेना, भाइयों और बहनों देख लेना, 60 पर 2 होने चाहिए, 30 पर 1 होना चाहिए। 61 से 90 मतलब वो 30 पे 1 तो 3 हो गया, 90 पे 3 हो गया। फिर 120 पे मतलब 30 पे 1 तो 90 पे 4 हो गया, 120 पे 4 हो गया। फिर 120 से 200 के बीच में स्टूडेंट है तो 5 टीचर होने चाहिए। इसका मतलब भाग दे दो ना, इसका 30 का भाग दे दो, 40 का, 40 हो रहा है। पहले 30 पे 1 था, अब 40 पे 1 देखो। 121 से 200 के बीच है तो 40 पे 1 होना चाहिए, है ना। अब 200 प्लस अगर है, उस स्कूल में 200 प्लस स्टूडेंट है तो क्या होगा, 40 बच्चों पर 1 टीचर होना ही चाहिए, जो यहाँ भी बात की गई है। देखिए, मतलब 120 से ऊपर जाते ही 40 पे 1, 120 तक तो 30 पे 1 होना चाहिए, 120 से ऊपर जाते ही 40 पे 1 होना चाहिए, 200 प्लस पे 40 बच्चों पर 1, और 121 से 200, ध्यान ये रट लेना ये। इसके बाद इधर बात की गई, अगर 150 प्लस बच्चे हैं तो 5 तो टीचर होने चाहिए कम से कम, और 1 हेडमास्टर साहब होना चाहिए ना, उनको मेंटेन करने के लिए। हेडमास्टर जरूरी है भाई, बड़ी स्कूल होगी ना, 150 बच्चे बहुत बड़ी बात होती है प्राइमरी स्कूलों में ना, जो कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में खोलना जरूरी है। मैंने बताया आपको पहले वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो, ठीक है। अब बात आती है 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की। ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो टीचर थोड़े कम जरूरी होते हैं, मतलब थोड़ा दायरा बढ़ा सकते हैं। तो जहां 30 पर 1 था, वहां पे 35 पर 1 टीचर की व्यवस्था की गई है। अगर 100 प्लस बच्चे आ गए तो HM जरूरी होगा दोस्तों, 100 प्लस। यहाँ पे 150 प्लस पे HM जरूरी हो रहा है।
150 प्लस पे हेडमास्टर साहब जरूरी हो रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चे हैं यार, ये उपराधी ज्यादा कर रहे हैं ना, शैतानी ज्यादा करते हैं, तो यहाँ तो इनको संभालने के लिए हेडमास्टर साहब थोड़ा पावर रोब जरूरी है ना। उसके बाद एक और बात कीजिए कि विज्ञान और गणित, SST और भाषा ना, इनके लिए कम से कम एक एक टीचर होना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं कि गणित जो पढ़ा रहा है वही भाषा भी पढ़ा रहा है, जो साइंस पढ़ा रहा है वो SST पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ गई, जो लेवल 2 वाले है ना, देख लो भाई, विज्ञान गणित SST भाषा, इनके लिए कम से कम एक टीचर होना जरूरी है ना। तो ये बात की गई 6ठी से 8वीं तक। और 100 प्लस पर HM हो दोस्तों, है ना, 100 प्लस पर HM मैंने यहाँ लिखी दिया, 100 प्लस पर HM जरूरी। तो ये थी धारा 25 में बात, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इधर रेशियो देख रहे हो आप, 30 पे 1, और फिर 120 से 200 जाते, 200 तक 5 चाहिए, और 200 प्लस पे 40 बच्चों पे 1 चाहिए, 150 पे हेडमास्टर साहब, इधर 100 पर हेडमास्टर साहब, 35 का रेशियो रखा गया दोस्तों। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में, आगे चलते हैं। धारा 26 क्या कहती है, टीचर के 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं। हाँ भाई साहब, ये आपके काम का मुद्दा है, धारा 26 का हवाला दे दो भाई, ठोक दो केस सरकार पे, है ना, कि भाई साहब 25% से ज्यादा पद रिक्त रह ही नहीं सकते। और आप आज देख रहे हो विद्या संबल योजना में 1 लाख पदों की भर्ती हो रही थी, बताओ, इसका मतलब 10 लाख टीचर है क्या? नहीं ना। तो 10% से ज्यादा पद खाली है, सरकार इसकी धज्जियां उड़ा रही है ना। तो ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं रह सकते। धारा 27 क्या कहती है, टीचर को जनगणना, हाँ ये बात मेरे अंकल जी जो हैं वो बड़े पीड़ित है इन सबसे, है ना, इलेक्शन में ड्यूटी और आपदा राहत कार्य में ड्यूटी, चुनाव में ड्यूटी, जनगणना में ड्यूटी, ये लगता रहता है दोस्तों। मेरा भाई भी इस दौर से गुजरा है ना। तो टीचर को जनगणना दोस्तों देखिएगा, आपदा राहत कार्य और चुनाव, इन 3 कामों के अलावा नहीं लगाया जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि प्लस पोलियो मिलता ऑप्शन में, कि प्लस पोलियो पहले पिलाते थे टीचर, प्लस पोलियो में भी ड्यूटी लग जाती थी, अब तो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने लगी है ना पंचायतों में भी। तो ये था दोस्तों, तो राहत आपदा और चुनाव के अलावा किसी काम में नहीं लगा दिया जाएगा। लेकिन आपसे कहोगे कोविड आया, आपदा ही तो लगाया था, तो आपदा राहत में तो आया था, कोविड के तहत ही वो, इसी के तहत कोविड में ड्यूटी लगाई गई थी टीचरों की, ना, टीचरों को स्कूलों में बाड़ाबंदी करवाई गई थी कि जो भी आए बाहर से कर दो इसको फील्ड अंदर, है ना, ये सब चला था। तो अब देखिएगा दोस्तों, धारा 28 क्या कहता है, निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध, सबसे ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये सरकारी स्कूलों में होता है। भाई साहब सरकारी मास्टर बन गए ना, मैं तो स्कूल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, सरकारी दामाद बन गया, बच्चों से कहेगा यहाँ समझ नहीं आएगा तुम्हें, मेरे घर आना, ट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, वहां समझ आएगा, और जो ट्यूशन पढ़ेगा ना वो टॉप आएगा, उसको टेस्ट में अच्छे नंबर दूंगा, ये करूंगा, उसको वो करूंगा। ऐसे करके भोले वाले बच्चों से पैसे वसूले जाते हैं। ये एक तरह का काला धंधा है दोस्तों, इससे बच के रहिएगा। अगर आप भी टीचर बनने जा रहे हो दोस्तों, अपने काम के प्रति जरूर न्याय करना यार, ये बहुत गलत है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं जो संसाधनों से अभावग्रस्त हैं, जिनके पास नहीं है, गरीब के बच्चे हैं वो। अगर उनके साथ आप जाके 50,000 1 लाख सैलरी लेके भी अगर अन्याय करोगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, आपका, हमारा, सबका नहीं हो सकता यार, है ना। तो निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध सरकार लगा रही है, लेकिन फिर भी ये चलता है आजकल, मैं देख पा रहा हूँ ये चल रहा है। तो दोस्तों सुधार की जरूरत है, आप ये कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, बाकी चीजें शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन ये आपके डायरेक्ट हाथ में है दोस्तों, है ना। 1 लाख कम नहीं होते यार। अध्याय 5 जो है वो क्या कहते हैं, धारा 29। अब अध्याय 5 4 कंप्लीट हो गए 28 धारा तक। अध्याय 5 क्या कहता है, 29 और 30, सिर्फ 2 धाराएं हैं 5 में। धारा 29 कहता है पाठ्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित। देख लीजिएगा भाई, पाठ्यक्रम जो होगा वो सरकार निर्धारित करेगी। ऐसा नहीं कि किसी हिंदू से, किसी मुस्लिम धर्म से, संप्रदाय से जो सरकारें बनी है वो मतलब कोई भी बना अपनी दुकान चालू कर दी, है ना, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। धारा 30 जो कहती है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा नहीं। बताओ भाई, ये बात जो थी कि बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण होने तक, मतलब 8वीं पास होने तक कोई बोर्ड परीक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में संशोधन करके 8वीं और 5वीं बोर्ड का तामझाम चलता रहता है, आप सबको पता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बच्चा चाहे तो दे सकता है, वरना फेल करने का प्रावधान तो है ही है, निश्चित नहीं किया जाएगा। तो ये बात इसमें की गई है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा अध्याय 6 बात क्या करता है, ये अंतिम अध्याय नहीं है, ये सेकंड लास्ट अध्याय है ना, फिर अध्याय 7 आ जाएगा। तो छठा अध्याय क्या बात करता है, धारा 31 देखिएगा। धारा 31 क्या कहता है, बच्चों के अधिकारों और परिवारों की सुरक्षा। अब भाई साहब बच्चे कह सकते हैं कि हमारे टीचर ठीक नहीं है, हमारा टीचर बदतमीजी करता है, मानसिक रूप से पीड़ित
शोषित करता है, फीस के लिए वसूली करता है, जानबूझ के टाई लेने के लिए पैसे मंगवा रहा है, कहते हैं ना बैग के पैसे मंगवा रहा है, नोट्स खरीदो ये कर रहा है, कुछ भी किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण हो रहा है, बच्चा चाहता है कि उसको न्याय मिले, तो जो भी वो परिवार है उनकी सुरक्षा करने के लिए दोस्तों बाल संरक्षण अधिकार आयोग बना हुआ है, उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे मानवाधिकार आयोग होता है, महिला आयोग होता है जो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, मानवाधिकार आयोग है जो मानव अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो बात करता है। ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बच्चों के रिगार्डिंग मामलों को देखता है, इसमें ये प्रावधान किया गया है। धारा 32 क्या करता है दोस्तों, बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। अब इसमें जब बच्चा गया वो संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों अपील भी कर सकता है ना, तो अपील का प्रावधान इसमें दिया गया दोस्तों, है ना, एक बार और अपील कर सकते हैं। धारा 33 क्या कहता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। देख लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, देखते मुख्यमंत्री सलाहकार होता है ना, कई सीएम एडवाइजर, प्रधानमंत्री एडवाइजर, ऐसे दोस्तों राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। और धारा 34 उसके अगले में ही दोस्तों राज्य सलाहकार परिषद होगी। देख लीजिएगा 33 और 34 में सलाहकार परिषद ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे का गठन किया जाएगा, दोनों में 15-15 सदस्य होंगे। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया, उसका मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, और राज्य में राज्य का शिक्षा मंत्री जो है वो उसका अध्यक्ष होगा। तो दोनों जगह शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष पाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बात थी इतने में अध्याय 6 में। अब अध्याय 7 है दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अध्याय 7 नए बच्चे दोस्तों, मैं बहुत बेसिक भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ये कानून की भाषा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इस दौर से निकल के आए हो, ठीक ठीक समझ रहे हो, स्कूलों में जो खामियां हैं उन्हें में सुधार की बात करते करते कानून बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो अध्याय 7 क्या कहता है, धारा 35, अध्याय 7 में धारा 35 से 38 एंड कर देंगे हम इस पेज में। तो समुचित सरकार, समुचित सरकार से क्या प्रावधान है, राज्य और केंद्र दोनों सरकार समय अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। ये मार्गदर्शन दे सकती है कि भाई साहब ऐसा करो, ऐसा ऐप बनाओ, जैसे कोविड के दौरान कहा गया था ना कि लाइव क्लासें लो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, मतलब ऐप बना के वीडियो डालो, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप बनाओ, ऐसी कुछ मार्गदर्शिका समय समय पर सरकारें जारी करती रहेगी। ये 35 में बात की गई है। धारा 36 क्या कहता है, देखिएगा, धारा 13, 18, 19 दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी। वो बात की गई है ना कि स्कूल में दंड का प्रावधान जो है, अगर स्कूल मानक पूरा नहीं कर रहा है तो वो धाराओं में जो बनता है ना दोस्तों, उसके लिए दंड का प्रावधान है दोस्तों। ये है ना, अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी, जो केस चलाया जाएगा कोर्ट में, उसके लिए मंजूरी की बात 36 में की गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद धारा 37 क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई संबंधी प्रक्रिया। हाँ, अब ये 36 जो वार्ड पंच वो मिलके नहीं बनाए थे कमेटी, है ना, 16 सदस्य, उसके लोग अपने आप को सुप्रीम ना समझ बैठे, बच्चों के साथ अन्याय ना करे, कुछ भी छेड़खानी ना करे, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ बात की गई है कि विधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है धारा 38, लास्ट है। तो धारा 38 किसी भी कानून की अंतिम धारा होती है कि उसमें कोई भी दाव पेच नया जोड़ा जाए, हटाया जाए, सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए, वो बात करते हैं। तो ठीक है, यहाँ भी यही होगा कि समुचित सरकार की परिभाषा मैंने पहले ही बताई थी कल वाले लेक्चर में कि केंद्र और राज्य सरकार होगी। नियम संशोधन अधिसूचना जारी कर सकते हैं दोस्तों। तो 38 में संशोधन, धारा 38 कहती है संशोधन, और इसी के तहत राजस्थान सरकार ने संशोधन किया और उसके 1 साल बाद 1 अप्रैल 2011 से लागू किया। और कुछ नए संशोधन से बोर्ड का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया, पर वो कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे कुछ संशोधन जरूरी है, वो भी हम लेके आएंगे कि 2011 वाली नियमावली राजस्थान सरकार की क्या है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बात की गई 38 में कि संशोधन अधिसूचना जारी कर सकते हैं कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोस्तों। मुझे उम्मीद है अब आपको आरटी एक्ट पूरा समझ आएगा होगा, लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे कि पार्ट फर्स्ट भी जाके देखना, 3-4 दिन पहले डाला हुआ है, बहुत इत्मीनान से मैंने बेसिक तरीके से समझाया है और धाराओं को याद करवाने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 2011 वाले एक्ट के साथ, जो राजस्थान सरकार का अलग से संशोधित एक्ट है, उसके साथ मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और रजाई में सुरंग होने ना देना, ठीक है दोस्तों। इस सबके साथ ही दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज इस एक्ट में लिखी गई है, जहां से बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्य दिवस और घंटे क्या हो। तो देखिए दोस्तों, एक वर्ष में, देख पा रहे हो आप, एक वर्ष में पहली से 5वीं तक की क्लास है, उनके 200 कार्य दिवस होने चाहिए। किसमें, साल में दोस्तों। देखिएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, देख लीजिएगा 800 घंटे। और जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं, उनकी क्लासेस के लिए 220 घंटे दिन होने चाहिए। 220 दिन, 365 में से 220 दिन, छुट्टियां उट्टियां काट दीजिएगा, आप देख लो। और 1000 घंटे कम से कम होने चाहिए, देख लो 1000 घंटे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 3 स्टार सवाल जो है कि सप्ताह में 45 घंटे होने चाहिए। और इसी में तैयारी का समय भी ऐड किया गया। तैयारी का समय से क्या अभिप्राय है कि टीचर आती तो क्लास में शुरू नहीं हो जाएगा अपना ज्ञान देने,
तो वो मतलब कुछ करेगा, डस्टर वस्टर से साफ़ सफाई भी करेगा, अपने जो नोट्स है उनको खोलेगा वोलेगा, जो भी है बच्चों से पूछेगा, हाय हेलो करेगा, तो वो टाइम में इसमें इंक्लूडेड है ना। तो 45 घंटा होना चाहिए सप्ताह में। आप दिन क्या लगा लो दोस्तों, ये पूछा जाता है बार क्वेश्चन कि 45 जो है वो होना चाहिए घंटे सप्ताह में। तो बहुत ज़रूरी है। 200 कार्य दिवस पहली से 5वीं तक के बच्चों को, 6 से 8वीं तक के 220 दिन, पहले से 5वीं तक के 800 घंटे, 1000 घंटे और 45 दिन ऑन एन एवरेज ये बात की जाती है, ये बार पूछा जाता है दोस्तों। अब अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हमने लगभग आप 50 मिनट में दो पार्ट बना के RT को निपटा दिया दोस्तों, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम एम्पायर हिंदी इंग्लिश में एम्पायर, वहाँ पे सर्च करोगे टेलीग्राम पे आ जाएगा, ठीक इसी नाम से जैसे यूट्यूब चैनल है एग्जाम एम्पायर दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।